प्रेम जो है वो बेसिकली वो बीच में रहता है। वो जैसे मैंने बताया ना कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रखने की कोशिश नहीं करता है उस चीज को। कई बार तुमने जैसे जिससे शादी की तुम चाहते हो कि वो वैसे ही रहे, बट हर एक इंसान, हर एक जो चीज है लाइफ के अंदर इवॉल्व हो रही है ना। तो प्रेम का मतलब है कि तुम भी इवॉल्व हो और साथ में दूसरा भी इवॉल्व हो रहा है, बट फिर भी तुम सिंक में हो। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और गंगा किनारे हैं, संगम किनारे हैं। ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में देर रात हमारे साथ आईआईटी वाले बाबा हैं, यानी अभय सिंह जी मौजूद हैं, जो देर रात इस वक्त सनातन पाठ कर रहे हैं संगम किनारे। आप तस्वीरें देखिए, हमारे ठीक बगल में मौजूद हैं और बाकायदा उन्होंने अगरबत्ती, फूल और कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में देख रहा हूँ कुछ गेंदे के फूल हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। अभय जी, ये किस तरह का पाठ है और हम इस वक्त संगम किनारे हैं, आप क्या इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, क्या है ये? मैं तो उसको तंत्र के हिसाब से देखता हूँ ना। जैसे आप शेप्स के हिसाब से आप किस फॉर्म की एनर्जी जनरेट कर रहे हो ना। तो ये बेसिक जो फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है ना इक्वेशन की, अपर ट्रायंगल, डाउनर ट्रायंगल, मेल और फीमेल। फिर उसके अंदर तुमने ऐसे डॉट वाला ऐसे बीच में एक सेंटर बनाया फायर एलिमेंट से। फिर बाकी ऐसे स्मेल एलिमेंट से तुमने उसके साइड का ऐसे 6 वो बनाए, उसको बैलेंस किया कहीं नहीं। फिर 2 जैसे अगरबत्ती थी तो 2 अगरबत्ती का फिर मैंने ऐसे इस्तेमाल किया कि हाँ साइड में उसका बैलेंस करने के लिए, राइट लेफ्ट वाला। और ये सब तो प्रसाद होता है कि हाँ तुम डाल रहे हो उसके अंदर कि हाँ अब इस एनर्जी के अंदर तुम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और डायरी तो मैंने इसलिए रखी है, उसमें एनर्जी वो एक्टिवेट हो जाएगी ना साथ में। किस तरह की एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं? ये तो बैलेंस वाली एनर्जी है, मतलब किस चीज़ की बैलेंस है? यूनिवर्स का जो मेन बैलेंस जो है, एक अपवर्ड डायरेक्शन जाने की, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की एनर्जी की, उसका जो मेन बैलेंस है। आप मतलब कह रहे हैं कि आप यहाँ संगम किनारे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं इसके जरिए? नहीं, अभी तो यूनिवर्स की भी हो जाएगी यदि मैं यूनिवर्स के साथ सिंक में आ गया तो। कैसे आएंगे? ध्यान ही है उसके लिए, यही है ये सब करके। जैसे मैं तो ध्यान में बैठ जाता हूँ। मैं जनरली इस लाइक वैसे कोई पूजा का वैसे यूज़ नहीं करता, बट जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे बैठना है, मुझे एनर्जी बनानी है, तो एक अगरबत्ती लगी साइड ऐसे बैलेंस करने के लिए। और कैसे लाइक दिए भी कैसे अरेंज करने कमरे के अंदर एनर्जी के हिसाब से, ताकि वो काइंड ऑफ लगे। उसको तुम वैसे भी देख सकते हो कि तुम्हारे रूम में सबसे इवन लाइटिंग किस लाइटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिया में आएगी। इसका मतलब वो वाली ज्योमेट्री जो है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली ज्योमेट्री है लाइट की। लाइक कि तुम 4 अलग अलग साइड से स्पीकर बजा रहे हो और वो स्पीकर सिंक होके एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे प्रोड्यूस कर रहा है साउंड का रूम के अंदर, राइट। तो तुमने अब लाइट के थ्रू कर रहे हो, और ये जो अलग अलग एलिमेंट है, जैसे अगरबत्ती के थ्रू एक अलग एलिमेंट है, जैसे फूल के थ्रू एक अलग एलिमेंट है, और फायर के थ्रू एक अलग एलिमेंट है। वो आपकी कहानी भी कुछ इसी तरीके से है, साइंस और सनातन का एक मिश्रण। हाँ यही है, जो कि वो मेरा तो मेन आध्यात्म में इस होता है कि मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में, उस कॉन्शियसनेस में जो फील कर रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना, ना कि कुछ लाइक सेट वाली चीज़ें वो भी आ जाती है जो कि वो किसी रीज़न की वजह से बनी हुई है। तो आपका कहना ये है कि जो है वो वर्तमान है, ना भूत ना भविष्य? वो तो सत्य ही है ना, वो मेरा क्या कहना है। आप क्या कहते हो? वो तो भविष्य है, वर्तमान ही है ना। जो जीते वो तो वर्तमान ही है, वो वर्तमान ही तो भूत बनता है बाद में। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि कल कैसे होगा, क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, EMI, म्यूचुअल फंड, तमाम चीज़ें। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या भविष्य के बारे में इतना चिंतन आवश्यक है या वर्तमान में ही रहना उचित? अब भविष्य के बारे में चिंता करना आवश्यक नहीं है। भविष्य के बारे में सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, बट चिंता जो शब्द वो अलग है, राइट। चिंता मतलब तुम उस चीज़ में कहीं ना कहीं लाइक टेंशन क्रिएट हो रही है। लाइक नेचुरली यू कैन सी लाइक द वर्ल्ड, लाइक राइट नाउ आई एम एट अ सर्टेन स्टेज इन माई लाइफ। नाउ to go forward, what I can do, I can only do what I can do, like my 100% effort I can put in my direction. I can use all my like mind power to create a plan or strategy, whatever I can think of, whatever resources I have available, and then execute it. So उसमें चिंता और ये सब नहीं आएगा, but you are still doing it, but you are not trapped in the future.
तू हो अपने प्रेजेंट मोमेंट में 100% देने की ही उसमें हमेशा, कि मैं तो बस अपने प्रेजेंट को, हर प्रेजेंट मोमेंट को 100% जीऊँगा और उसके हिसाब से ही वो आगे आगे चीज़ें होती जाएंगी। कर्म या भाग्य? कर्म या भाग्य है? कर्म। कैसे? क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं ना उसको, भगवान के पर्सपेक्टिव से तो सब विधान है, मतलब जिसने सब सृष्टि बनाई है उसको तो सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है ना, उसके लिए तो कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। समझे? जैसे महाकाल बोलते हैं तो इसका मतलब उनको तो टाइम का सब कुछ दिखता है, उनको तो सब पता है, तो उनके लिए वो कर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको तो लाइक वो भाग्य ही पूरा पता है उनको कि सृष्टि की क्रिएशन कैसे हुई है, कोई भी सोल किसकी टेंडेंसी कहाँ पे होगी, वो क्या करेगी, क्या होगा उसके साथ, तो वहाँ पे उनके हिसाब से तो सब भाग्य ही है। इंसान कुछ अपनी मर्जी से करता ही नहीं है। जो कृष्ण बोल रहे थे कि तुम तो करता हो, तुम तो सिर्फ वो भगवान की जो एक विल है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वहाँ से देखोगे तो सब भाग्य दिखेगा। बट जब इंसान के एंगल से देखोगे नीचे से उसी चीज़ को ऊपर करके, तो वो ऐसे लगेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक वो पहुँचा नहीं है कि मैं बिना मैं के भी हो सकती है चीज़ें, यानी पैसे कमाए, मैंने किया, तो वो कर्म में बन जाता है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा है, और सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तो यहाँ तो भाग्य ही है ना, यहाँ तो कर्म नहीं है। नहीं, भाग्य ऐसा कुछ नहीं होता ना, कर्म तो चलता तो कर्म के सिद्धांत पे ही है। वो ऐसा नहीं है कि वो भाग्य भी कर्म के सिद्धांत पे ही लिखा गया है। क्या इसमें जन्मों का फेर है? हाँ, जन्मों का फेर भी है। जैसे आपको उसको यदि अभी कुछ फल मिला, या तो उसने अपने, बेसिकली ये मान के चलो कि आपके पास पूंजी है, अब पुण्य की पूंजी है, जो आपने बढ़िया एक्ट किए हैं तो उससे आपकी चेतना ऊपर गई है। फिर आपके पास पाप की पूंजी है, तो आप मान लो अपनी पुण्य जो है कैश करा लो। मतलब आप बोलो कि हाँ, ये जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, या उसको बेसिकली अपनी सारी गुडविल को एक बार में कैश करा लो। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, जैसे वो पूरी लाइफ लगा देते हैं गुडविल बनाने में या वैसे वो बनाने में, और फिर उसको एक बार में ही लाइक वो वसूल लेते हैं इन वे। तो यदि उनको ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो अपने कर्म का वो कैश कर रहे हैं, वसूल रहे हैं, तो इसलिए वो उस वाले कर्म का नहीं है, वो पिछले वाले कर्म को उन्होंने पूरा सारा बोल दिया कि हाँ मेरी सारी अच्छाई को तुम अभी हो कि अभी दे दो। आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? होता है ना पुनर्जन्म। कई लोग कहते हैं सब नहीं होता। नहीं, वो पुनर्जन्म समझने के लिए पहले आपको जन्म और मृत्यु समझना पड़ेगा। शब्द क्या है जन्म और मृत्यु? अभी आप जैसे बोलते हो आपका जन्म हुआ, तो किस चीज़ का जन्म हुआ? किस चीज़ का जन्म? बताइए आप बताइए। आप इतने साल के हो, आपका यहाँ पे जन्म हुआ ना, तो कौन सी चीज़ थी जब हम पूछते हैं कि वहाँ पे आपके गांव में या हॉस्पिटल पे क्या जन्मा था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम समर्थ है। समर्थ। तो समर्थ जन्मा था उस टाइम पे? नहीं, समर्थ तो बाद में नाम पड़ा था। उस वक्त क्या था? उस वक्त क्या जन्मा था? अच्छा, लड़का या लड़की? हाँ, बट उसके अंदर भी और डीपर भी है ना वो। क्या? कि वो लड़का लड़की तो फिर जैसे ऊपर वाला शरीर था। आप ही समझाइए। तो अभी जो टेम्परेरी शरीर है आपका, इंसान का जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं ऊपर से कवर हुआ है उसी सेम कॉन्शियसनेस के ऊपर, एक कवरिंग अलग से क्रिएट हुई है। तो उसको आप वो सही बोल रहे हो, आपने जो बोला कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य जन्मा था बेसिकली, एक मनुष्य का शरीर मिला था, और फिर उसके अंदर आप बोल सकते हो कि मेल या फीमेल जन्मा था। फिर उसके अंदर आप और कैटेगरी बोल सकते हो कि हाँ समर्थ जन्मा था। बट समर्थ को समर्थ बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी का योगदान है। अभी जिसका समर्थ बोलते हो, जिस पर्सनैलिटी को समर्थ बोलते हो, वो तो आपने बाद में बनी है वो। स्कूल के अंदर बाद में आपने जैसे पढ़ाई की, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया वही। मोह क्या है? किसी चीज़ को पकड़ के रखना,
जैसे ये मोमेंट है, मान लो कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं उसको सोचूं कि ये मोमेंट ऐसे ही चलते जाए, जबकि यूनिवर्स का जो चेंज है, एक जो नेचुरल टेंडेंसी है चेंज में रहने की, परिवर्तन में रहने की, वो वैसे ही होगा। बट हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट रहे। हर चीज़ में यही होता है, एज के साथ यही होता है, पैसे के साथ यही होता है। हम चाहते हैं कि नहीं कम ना हो। वो सब मोह दिखाता है कि कोई ऐसे रिलेटिव भी है, सबको पता है ना कि उनके सबके मम्मी पापा को मरना है। ये पूरी सर्कल, ये जो खेल है ये लिमिटेड होता है, बट फिर भी लोग भूल जाते हैं कि मौत तो निश्चित है, सबकी मौत निश्चित है। बहुत सारे लोग आए इसी धरा के ऊपर, पता नहीं कितने खेले हुए होंगे इसी ज़मीन के ऊपर। सोचो ना क्या क्या हो चुका होगा इसके ऊपर, कितने लोग आके अलग अलग गेम खेल चुके होंगे, जो अभी हम उसके ऊपर फिर एक अलग गेम खेल रहे हैं। तो बट उस चीज़ को कांस्टेंट समझना कि किसी भी चीज़ को तुम कांस्टेंट रख सकते हो, वो मोह का कारण बनता है। मोह, प्यार और अट्रैक्शन में क्या अंतर है? अट्रैक्शन तो उसको नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से बोलेंगे। वैसे मोह प्यार अट्रैक्शन आपने दो हिंदी एक इंग्लिश का बोल दिया, वो तो हो सकता है एक आधा शब्द वो सेम ही हो, मतलब ना। मोह, प्यार और लगाव। लगाओ, मोह प्यार और लगाओ। प्यार तो जैसे जो शब्द यूज किया गया है, जैसे इसमें कोर डेफिनेशन में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्योर शब्द नहीं है ना। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत भी नहीं है, क्योंकि यदि संस्कृत के शब्द होते हैं ना तो उसमें ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे तो ये अलग अलग मीनिंग के हिसाब से ही है। तो जैसे प्यार का मीनिंग को कोई उसका डेफिनेट मीनिंग नहीं बता सकते, क्योंकि वो शब्द ही डेफिनेट नहीं है। तो प्यार का मीनिंग मैं लाइक आज के कल्चर के हिसाब से बता सकता हूँ कि अब जैसे मोह, प्यार और लगाव, तो मोह तो दोनों में है, प्यार और लगाव दोनों में मोह है। लगाव का मतलब ही मोह है। नहीं, वो उसमें प्रेम में अंतर है, बट इन सब में अंतर नहीं है। क्या अंतर है? प्रेम जो है वो बेसिकली वो बीच में रहता है। वो जैसे मैंने बताया ना कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रखने की कोशिश नहीं करता है उस चीज़ को, वो उस चीज़ को भी इवॉल्व होने देता है अपने साथ, समझे। जैसे रिलेशनशिप में ही होता है, कई बार तुमने जैसे जिससे शादी की तुम चाहते हो कि वो वैसे ही रहे, बट हर एक इंसान, हर एक जो चीज़ है लाइफ के अंदर इवॉल्व हो रही है ना, वो भी इवॉल्व होगी। बट एक सेट पैटर्न यदि तुम्हारा बन गया कि नहीं मैंने इस इंसान से शादी की थी, यही इंसान वैसे ही रहना चाहिए, वो कभी नहीं होगा। तो प्रेम का मतलब है कि तुम भी इवॉल्व हो और साथ में दूसरा भी इवॉल्व हो रहा है, बट फिर भी तुम सिंक में हो, ना तो तुम उसको रोक रहे हो ना खुद को बांध रहे हो, वो प्रेम होगा। आपके इस जवाब में शायद शादी के बाद कई जगहों पर हो रही झिकझिक का जवाब भी दे दिया है। हाँ, मतलब लोग पूछते भी है ना कई बार ऐसे क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में, इन सब के बारे में। जो नई जनरेशन है उसके जो मायने हैं प्यार मोहब्बत के, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो सही है या गलत? अलग अलग लेवल पे वो अटैचमेंट ही है, वो डिज़ायर जैसे मैनिफेस्ट हो रही है। एक डिज़ायर है अंडरस्टूड होने की डिज़ायर, तो उसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान को ढूंढता है कि जिसके साथ वो समझ पाए तुम्हें। कोई तो इस संसार में हो जो तुम्हारी कहानी का विटनेस हो कि हाँ वो उसको ही पता हो कि तुमने क्या किया है, तुम साझा करो, वो चीज़ शेयर करो। वो साइकोलॉजिकल है, वो मेल और फीमेल में सेम ही टेंडेंसी होती है, उसमें अंतर नहीं है। किसी से अलग हो जाना और उसके बाद भी उससे नफरत न कर पाना क्या है? नफरत तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए ना, अलग होने में नफरत क्यों करनी चाहिए? ठीक है, वो टेंडेंसी उनकी दूर जाने की थी, वो चले गए, तुम अपनी टेंडेंसी में हो, जो तुम्हारे पास आना होगा वो अपने आप ही खींचा चला जाएगा, और जो रहना होगा वो वहीं पे रहेगा, उसको पकड़ के बांध के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हो ना, कि जो कुत्ता आपका कुत्ता है उसको बांध के थोड़ी ना रखोगे, वो भागेगा नहीं कहीं पे। जब बांध के रखोगे तो मोह है। यदि तुम उसको फ्री छोड़ दो और फिर भी वो वहीं पे बैठा रहे, इसका मतलब प्रेम है कि वो अपनी विल से, उसके पास पूरी फ्रीडम है, सब कुछ है, बट फिर भी उसने चूज किया कि वो आपके साथ रहे। काफ़ी सीरियस सवाल आपसे हो गए। क्या जो कहा जाता है कि मृत्यु क्या है आपके हिसाब से? वही जो जन्मा था वही तो मरेगा। जैसे मैंने पूछा क्या जन्मा था, हाँ। तो मनुष्य शरीर जन्मा था ना, तो मनुष्य शरीर मर जाएगा, बट मनुष्य शरीर के अलावा भी कुछ और चीज है हमारे अंदर। शरीर के अलावा भी कुछ चीज है, चेतना, आत्मा। अब वो नहीं मरती है। फिर मृत्यु के बाद क्या होता है आपके हिसाब से? मतलब वो शरीर किस मृत्यु की बात कर रहे हो? पुराण है, बहुत मृत्यु होती है ना इंसान की।
साइकोलॉजिकल भी मृत्यु हो सकती है आपकी। कैसे? मतलब आप सारा का सारा अपना जो डेटा है उससे डिटैच हो जाओ पूरे के तरीके से, तो साइकोलॉजिकली आप डेड हो जाओगे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी वाइज आप डेड हो। एक केस हुआ बैंगलोर में, एआई इंजीनियर वाला, शायद बड़ा हो खबर में। उन्होंने तमाम आरोप लगाया कि बच्चे के साथ नहीं रहने दिया गया, बार बार प्रयागराज को पेशी के लिए आना पड़ता था, जौनपुर जाना पड़ता था। उन्होंने सुसाइड कर लिया, लंबा चौड़ा लेटर वीडियोस दिए। उस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? तो वो जो मेंटल लेवल है, जो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर की, मृत्यु की बात कर रहे हैं, क्या वो वही एग्जाम्पल है? नहीं, उसमें तो बेसिकली क्या है ना, उन्होंने वो तो उससे साइकोलॉजिकल डेथ से भाग के पहले उन्होंने शरीर को ही मार दिया। कि साइकोलॉजिकल डेथ से पहले फिजिकल डेथ कर देते हैं, तो साइकोलॉजिकल डेथ से डर रहे थे वो लोग। साइकोलॉजिकल डेथ तो मतलब कि तुम जीते जीते मर जाओ। वैसे शरीर को नहीं मारना है, बट वैसे अंदर से मर जाओ। जब सब खत्म हो जाए तब इंसान क्या करे? कभी खत्म होता ही नहीं ना। इंसान ये मान ले कि सब खत्म हो गया। नहीं ना, जैसे अभी मैं अकेला बैठा हूँ तो बोलता आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्या मेरे लिए खत्म हो गया? नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। क्या खत्म हुआ? दुनिया तो चलती रहती है अपने हिसाब से। यही तो लोग सोचते हैं, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं। उनको लगता है कि लिमिटेड चॉइस वाला जो वर्ल्ड हमको ऑफर किया गया है, जिसमें हम रह रहे हैं, कि ये चीज़ तेरे साथ नहीं हुई तो इसका मतलब तेरा सब खत्म हो गया। अरे कोई नहीं, ये चीज़ नहीं हुई तो दूसरे टाइप से भी जा सकती है कहानी। अब हीरो की कहानी जरूरी नहीं ना वो एक ही टाइप से हो कोई फिल्म, कि उसमें शुरू में उसमें लव स्टोरी हो के फिल्म ये हो गया हो सकता है शुरू में उसके साथ बहुत कुछ हुआ हो, फिर लास्ट में जाके हो सकता है उसने शादी की ना हो, फिर कुछ और एम मिल गया हो अपनी लाइफ को निभाने के लिए। बहुत कुछ हो सकता है ना संसार में। पीड़ा क्या है? पीड़ा, दुख को पीड़ा बोल सकते हैं वैसे तो। एक विरह वाली पीड़ा भी होती है। विरह वाली पीड़ा वो वाली पीड़ा होती है जिसको भगवान की अलग होने की पीड़ा, और जो दुख वाली पीड़ा होती है वो अटैचमेंट वाली पीड़ा होती है कि तुम्हारा अहंकार या तुम जिसको अपना मैं मानते थे, अपना मानते थे, जैसे आपका परिवार, आपकी गाड़ी, आपका चैनल, आपका वीडियो, उस मैं में से यदि किसी चीज़ को हानि हो जाए तो आपको साइकोलॉजिकली हानि होती है। जैसे आपको अभी मैं बोल दूं कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ आपको नहीं पता, बट ये चीज़ साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो मन के माइंड के अंदर ऐसा होता है कि ये एंटिटी जो थी मेरे से जुड़ी हुई थी अब वो डेड हो जाएगी, अब वो हलचल नहीं कर सकती। और पीड़ा से निदान क्या है? पीड़ा से निदान क्या है? पीड़ा से दुख से तो यही निदान है ना, मुक्ति, मोक्ष। जो बुद्ध ने बोला था कि ये संसार दुख है, तो वैसे तो सारा संसार ही दुख है, बट वो जिस दुख की बात कर रहे थे कि संसार दुख है, वो विरह वाला दुख है। फिर ये पूरा संसार ही कहीं ना कहीं, चूंकि तुम एक से अनेक हुए हो और वो एक लिमिटेड आइडेंटिटी में एक अनलिमिटेड चीज़ को कैद किया हुआ है, तो वो अनलिमिटेड चीज़ हमेशा चाहेगी कि वो फिर से उस अनलिमिटेड के पास जाए। आपने मोक्ष की बात की, मोक्ष क्या है? यही एग्जैक्टली जो बोला कि आप एक लिमिटेड उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन से जब तुम अपने आप को अनलिमिटेड आइडेंटिफिकेशन में चले जाते हो तो मोक्ष हो जाता है। क्योंकि लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन के अंदर कंडीशंस आती हैं, तो तुम कंडीशनल लाइफ जीते हो जो कि फ्री लाइफ नहीं होती है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, जूना अखाड़ा को लेकर। संत महंतों ने कहा कि आपको लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने आज बयान दिए, कल भी बयान दिए कि आप वहाँ अलबेले से थे, नौटंकी करते थे, इस तरह की भी बातें आपको लेकर कही गई। क्या ये सब बातें आप पर प्रभाव डालती हैं? नहीं, ये सब तो पहले भी बहुत बार हो चुका है ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो शुरू में तो जब तक तुम्हारा फ़ायदा उठ रहा है तो उठा रहे हो, तुम उठाने दे रहे हो तो साथ में रहते हैं, फिर बाद में उनका एकदम से एटीट्यूड बदल जाता है, सारी चीज़ें जो तुम करे तो वो झूठी हो जाती है। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से, आपने वर्तमान, भूत और भविष्य की बात की। अभय सिंह जी, IIT वाले बाबा का भविष्य कहाँ है, क्या देखते हैं? चिंता नहीं है, लेकिन क्या देखते हैं? ये मेरे को तो जैसे मेन करते हुए तो वही है ना, जैसे अभी मैं देख रहा था ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव और वैसे आ रहा है, अभी स्टेट तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, अब देखो ना, लॉ एंड ऑर्डर के लेके बाकी सब चीज़ें, लेकिन बेसिक समझ ही नहीं है आधे लोगों को तो कि ये है क्या, मतलब खेल। उनको ना समझने का टाइम भी दिया गया है, जो कि वो गरीबी की वजह से, उस सब की वजह से। ये बहुत ज़्यादा एक वही ना, जब तुम उसको समझते हो कहानी के अंदर,
है तो उसको ठीक करना है। तो मेन चीज़ तो वही है कि वो करना है, उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा था पिछले काफ़ी सालों से, धीरे धीरे कि इसको कैसे ठीक करें, उसको ज्ञान के थ्रू ठीक करें। मेन तो ज्ञान ही है, ज्ञान से ही सब आपके पास आता एक है। जो किताब है ये इसमें क्या है? वही है, ज्ञान ही है इसके अंदर भी, देवी सरस्वती देवी सरस्वती। ज्ञान से ये सब होता है ना। इसके दाम पर दिखाएंगे। सरस्वती से, ज्ञान से लक्ष्मी आती है काफी फिर। कुछ लिखा हुआ है, काफी कुछ इसमें क्या कुछ लिखा है आपने? नहीं, मैं जैसे आइडेंटिफिकेशन की जो बात कर रहा था ना, वही दिखा रहा था इसमें। जैसे हमने हर एक फॉर्म को जैसे आइडेंटिफाई करके रखा हुआ ना अलग अलग नाम से। हम जहाँ पे एनवायरनमेंट को देखते हैं, अलग अलग फॉर्म जो मूव हो रही हैं, तो किसी फॉर्म को बोलते हैं कि ये प्लांट है एक दूसरी फॉर्म को बोलते हैं ये एनिमल है, तीसरी फॉर्म को ये ह्यूमन है। तो ये आइडेंटिटीज़ ही हैं। मैं, मानव, पुरुष, स्त्री, ये क्या लिखा है आपने? ये भी वैसे ही है ना कि मैं बोलता है, फिर वो मैं के बाद बोलता है कि मैं मानव हूँ। फिर वो मानव के बाद जैसे हमने आपसे पूछा ना, एग्जैक्टली वही चीज़ तो लिखी है जो आपको स्टार्टिंग में समझाई थी वही। आपने सब कुछ लिख रखा है। हाँ, तो जैसे बीच में तो मैं चीट और शीट क्या भी लिखा है रखता आपने था। डायरी में? ये दिखाता ना मैं। वैसे सब्जेक्ट की चीज़ें भी लिखी हैं। ये पूरा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को समझाया ना मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। लाइक इसमें तुम मैथमेटिक्स भी समझ सकते हो, ज्योमेट्री भी समझ सकते हो, पुराण के हिसाब से कहानियाँ भी समझ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें लाइक एक उसके अंदर समझ सकते हो। कि सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है कि जब सब एक ही था तो वो अनेक हुआ क्यों? क्यों? इच्छा की वजह से। वो मेन जो कारण है ना, जिसको बोलते हैं हम, जो कारणों का कारण है, जो मूल कारण है, वो मूल कारण इच्छा है, डायरी में रोज वासना। लिखते हैं आप? रोज लिखते हैं? ये ना फिर मुझे फिर ध्यान में जाना पड़ता ना, क्योंकि मैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर करके लिखता हूँ उसको कि अच्छा मेरा मेन कारण क्या है एग्जिस्टेंस का। अच्छा सबसे पहले तो इच्छा है, और उस इच्छा की वजह से विचार आ रहा है, और सब विचार की वजह से जैसे मेरे को विचार आया कि मुझे अभी ये करना है, या इंटरव्यू करना है, या बीड़ी मारनी है, तो सबसे पहले तो इच्छा हुई। इच्छा के हिसाब से फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसके हिसाब से मैंने क्रिया की, मूवमेंट की लाइफ के अंदर। तो मैं बेसिकली इंटरनली जैसे मैथमेटिक्स का भी समझना होता है तो उसके ऊपर ध्यान करता हूँ, अच्छा 2 क्या है, 3 कैसे, लाइफ में विजुलाइज करके ना फिर समझ के लिखता हूँ। मैं एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करूंगा, क्योंकि काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं वो आपको देखते हैं, सुनते हैं, उनका एक जहन में सवाल होता है कि कई बार एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कुछ ट्राई कर रहे हैं, ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? ये 2-3 चीज़ें हो सकती है ना उसमें। एक तो या तो आप गलत जगह पे अपना टैलेंट को यूज़ कर रहे हो, और दूसरा कि हो सकता है आपको वो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिल पा रहा हो, कि सिखाने वाले जो है वो कंसेप्ट आपको सही से नहीं बता रहे हो। और सबके तो निकल ही नहीं सकता ना कोई तो फेल होगा ही अब एग्ज़ाम के अंदर। मान लो ये भी तो है ही ना, या तो वो सीट उतनी हो अब मान लो 4 लाख दे रहे हैं तो उसमें तो 4-5 हज़ार ही तो पास होंगे। तो वो चीज़ भी है, वो रिलेटिव कंपेयरिंग भी है। हो सकता है तो मुझ से नहीं बेस्ट ना हो, बट हो बढ़िया। वो सारे कारण हो सकते हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। गंगा किनारे आप देखिए, ये पीछे का माहौल देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाबा ने सनातन पाठ किया और अपनी तमाम सवालों पर राय रखी और बताया क्या सही क्या गलत, निर्णय आपका शुक्रिया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।